ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बायोलॉजी और फिजिक्स पार्ट्स और मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं और सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी आपको मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में या बायोलॉजी में, सारी मैं बता चुका हूँ। तो सारे वीडियोस देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रिवीजन में रिक्वायरमेंट होता और वो नहीं पढ़ाई गई है, सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो इसको सारे केयरफुली देखिए और उसको पढ़िए, रिवीजन के लिए बहुत एक्यूरेट है। तो अभी केमिस्ट्री का पार्ट बाकी है, तो केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स जो है ना, मैं डेली डालते रहता हूँ, तो वहाँ से देखिए। तो स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसके अंदर से क्वेश्चंस जो है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ही क्वेश्चंस आते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रैंसिडिटी, बस इसी के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्टिंग में देखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस रहता और बैलेंसिंग ऑफ, हो सकता है कि इसमें बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आ जाएं इस चैप्टर से। तो देखो, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेस lose its nature and identity and forms a new substance with different properties। तो इसके अंदर क्या है, आप फॉर एग्जांपल ओरिजिनल सब्सटेंसेस क्या करते हैं मालूम है, उन अपनी आइडेंटिटी और अपना जो ओरिजिन है वो छोड़ देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाता, H2O वाटर बना देता। ठीक, अब हाइड्रोजन भी अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका, अब ऑक्सीजन भी आइडेंटिटी लूज कर चुका। अब क्या हो गया, एक नई चीज बन गई। ठीक, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब जैसे कि वाटर को भी आप स्प्लिट करें, तो ये अलग अलग हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक, सिमिलरली कार्बन प्लस ऑक्सीजन आप कंबाइन करें तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये कार्बन भी अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका, ऑक्सीजन भी, तो अब ये नया बन गया। ठीक, तो अब जी जो उसके प्रॉपर्टीज है ना, कार्बन के प्रॉपर्टीज भी नहीं है, अब ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज भी नहीं है, अब ये नया जो कंपाउंड बन गया उसके प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता, जो ओरिजिनलिटी है वो चले जाती है और नए कंपाउंड्स बन जाते हैं या नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं जिनके अलग प्रॉपर्टीज होते हैं ओरिजिनल से। ठीक, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि अभी आप देखिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, ये है रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड होता वो रिएक्टेंट्स रहते हैं और जो राइट हैंड साइड ये जो बन जाता वो रहेंगे प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा भी रह सकते हैं या एक भी रह सकता, प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी रह सकता या एक भी रह सकता। ठीक, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन हुआ बोल के हमको कैसा मालूम होना, उसके कुछ कंडीशंस है। जैसे कि चेंज इन स्टेट है, उन्हें अपना स्टेट चेंज कर देता, जैसे कि सॉलिड रहा तो लिक्विड हो जाता, लिक्विड हुआ तो गैस हो जाता, ये उसका स्टेट चेंज होना है। या फिर चेंज इन कलर, उन्हें कलर चेंज कर सकता, ओरिजिनल कोई कलर रहा तो केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ अलग कलर उन्हें ला ले सकता। चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, या एवोल्यूशन ऑफ गैस, उससे कोई गैस इवॉल्व हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये गैसेस उसके अंदर से निकल सकते हैं। या फिर उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर हो, टेम्परेचर उसका चेंज हो जाए, जैसे कि ओरिजिनल में ठंडा था तो गर्म हो जाए या गर्म था तो ठंडा हो जाए, ये चेंज इन टेम्परेचर है। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या है मालूम है, एक थिक लेयर सब्सटेंस बन जाता उसके ऊपर, जैसे कि फोम जैसा कोई सब्सटेंस बन जाता, तो वो भी एक हमारे को आइडेंटिफाई करने का मेथड है कि केमिकल रिएक्शन हुआ बोल के। देखेंगे स्टार्टिंग से कि केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होना। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो हम घर में जो मोमबत्ती जलाते हैं उसमें क्या होता मालूम है, मोमबत्ती जलाने के बाद मोमबत्ती सॉलिड रहती है, उसके बाद वो क्या हो जाता, लिक्विड हो जाता और अल्टीमेटली वो गैस में भी कन्वर्ट हो जाता। तो इसको हम क्या बोलेंगे मालूम है, ये वाला बोलेंगे कि चेंज इन स्टेट हो गया। ठीक, सिमिलरली आप
इसमें बहुत सारे तरीके के चेंज होते हैं। क्या हम वाटर को हीट कर दिए तो वो भी गैस बन गया, वो भी केमिकल रिएक्शन हुआ क्या? नहीं, वो रिवर्सेबल है, फिजिकल चेंज है। ठीक, केमिकल रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करता, जैसे कि एक आम का पक जाना, अब उसके केमिकल इसके अंदर चेंज हो गया, फिजिकली तो वो सेम ही है, साइज उसका सेम है, कलर चेंज हो गया उसका, उसके अंदर स्वीटनेस आ गया, तो ये वाला क्या हो गया, केमिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज अलग रहता, केमिकल चेंज होता। हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो कैंडल वैक्स पहले क्या था, सॉलिड था, कैंडल वैक्स सॉलिड था, फिर क्या हो गया, फिर वो लिक्विड और गैस बन गया, तो इसका मतलब उन्हें अपना स्टेट चेंज करा, स्टेट चेंज करा तो रिएक्शन हुआ क्या, यस, केमिकल रिएक्शन हुआ जैसा। नेक्स्ट, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाना। अब इसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि घरों में कोई भी अगर आयरन के आर्टिकल्स रखे हुए हैं, कहीं बारिश में कहीं इधर उधर पड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाता, रेड हो जाता। तो अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ क्या, यस, उसका कलर चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ जैसा। यहाँ पे देखो, शाइनी ब्राउन कलर्ड कॉपर ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। जब कभी भी शाइनी कॉपर, कॉपर को अगर हम हीट करें, कॉपर कौन सा रहता, आपके वायर्स वगैरह में जो आता ना वो कॉपर रहता, कॉपर को अगर हीट कर दिए तो एक ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस, काला उन्हें कंपाउंड बना लेता। यहाँ पे एग्जांपल इसका ये क्या है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करते हैं हम, कैसा बैलेंस करते हैं, आप इधर ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर कॉपर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो ये कॉपर इम्बैलेंस हो जाता, तो इधर 2 लगा दिया, तो ये अब ये बैलेंस हो गया। अदरवाइज जो पहले लिखा था मैं वो भी स्केलेटल इक्वेशन करेक्ट है, मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ये भी इक्वेशन करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलना। यहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। पहले कौन से कलर में था, कॉपर कौन से कलर में था, कॉपर जो पिंकिश कलर था ना, वो कलर में रहता पहले कॉपर, फिर बाद में जो है सुनो ब्लैक कलर में हो जाता। तो अब क्या करा, उन्हें कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज करा तो केमिकल रिएक्शन हुआ जैसा। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, उससे कुछ गैस निकल जाना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइड्रोजन गैस। तो जिंक ग्रैन्यूल्स का हमारे रीडर में एक ये है एक्सपेरिमेंट है, जिंक ग्रैन्यूल्स का कहाँ पे है, कहाँ पे है जिंक ग्रैन्यूल्स का, हमको नहीं दिख रहा, यहीं पे कहीं पे होना चाहिए जिंक ग्रैन्यूल्स का, शायद नेक्स्ट वाले टॉपिक में होगा, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे रिएक्शन है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन हुआ तो क्या होता मालूम है, इसके अंदर से एक गैस इवॉल्व होता, वो गैस कौन सा रहता, हाइड्रोजन गैस रहता। कैसा मालूम हो हाइड्रोजन रहता बोल के, देखो हम रिएक्ट कर रहे हैं इसके साथ जिंक ग्रैन्यूल के साथ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या देता है इससे हमारे को, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस एक गैस निकलती H2। ठीक, अब ये गैस बन गई, गैस इवॉल्व हुआ तो हमारे को क्या मालूम हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ जैसा। ठीक, यहाँ पे देखो जिंक प्लस H2SO4, अब ये एक्वस जिंक है और ये सॉलिड है, मतलब ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है और ये लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्या बना रहा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस इवॉल्व हो गया। तो अब ये एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या कैरेक्टराइज करता, एवोल्यूशन ऑफ गैस से हमारे को मालूम हो गया कि ये गैस निकल गया तो केमिकल रिएक्शन हुआ। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको मालूम कैसे चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ बोल के, तो हम इसके ये देख रहे हैं किन किन चीजों से हमको मालूम होता कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ। नंबर 1 क्या है, चेंज इन स्टेट, उन्हें अपना स्टेट चेंज कर लेता। नेक्स्ट, चेंज इन कलर, कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस उसके अंदर से इवॉल्व होती, निकलती है गैस। फिर देखो इसमें नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, तो उसके टेम्परेचर भी चेंज होता। देखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कभी भी अगर हम चूना लेके आए और उसको पानी में डाले तो वो क्या हो जाता मालूम है, पानी में हीट हो जाता, गर्म हो जाता, उसको मिलाए तो हीट हो जाता। तो इससे क्या पता चलता कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ तो हमको पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ। पहले क्या था, वो पहले था क्विक लाइम, क्या था Ca, सॉरी ये वाला इक्वेशन रॉन्ग दे दिया, ये वाला इक्वेशन रॉन्ग है, ये कैसा रहता मालूम है,
ये ऐसा रहता। ये वाला इक्वेशन है, ये है स्लेट लाइन और ये है क्विक लाइन। ये वाला इसको रब कर देंगे। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ मालूम है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो इससे क्या पता चला कि हमारे को कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये एक ही एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आपके पास बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। ये एग्जांपल प्रेसिपिटेट रिएक्शन के लिए भी आप लिखना है। तो देखो, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट is mixed with the aqueous solution of barium chloride, then barium sulfate comes in the form of white precipitate। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ना, जिसमें एरो मार्क नीचे गया है, तो इसका मतलब ये डिपॉजिट होता, मैंने कि ये जम जाता बेसिकली। तो पहले जो ये था ना, पहले था Na2SO4 सोडियम सल्फेट था, प्लस इसके साथ हम क्या करें, बेरियम क्लोराइड मिक्स करें, तो क्या बन जा रहा, बेरियम सल्फेट BaSO4। अब ये क्या बन रहा, व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है। फिर 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड इसका दूसरा बन रहा। तो हो रहा क्या मालूम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे SO4 जो है सुना वो Ba के साथ मिल जा रहा और ये Cl2 Na के साथ मिल जा रहा, तो NaCl बना दे रहा और ये BaSO4 बना दे रहा। ठीक, तो अब प्रेसिपिटेट आया तो हमको क्या पता चला, प्रेसिपिटेट आ गया तो हमको पता चला कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे केमिकल इक्वेशंस, वाटर केमिकल इक्वेशंस, उसको कैसा लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या रहता वो हम देखेंगे। A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction in the form of symbols and formulae। सिंबल्स में और फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना हम उसको केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा लिखना पड़ता। अगर इसको मैं मैग्नीशियम को सिंपल सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Mg से, और ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये क्या बन जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए, तो MgO, ये इजी हो जाता मेरे को लिखने के लिए भी और रिप्रेजेंट करने के लिए भी। तो देखो, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन ए कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे, छोटे से और आपको इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए, तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन इतना लंबा लिखने के लिए एक तो टाइम भी चले जाता और बहुत सारी चीजें लिखना पड़ता, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये कर देते हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या है, रिएक्टेंट्स है, और राइट हैंड साइड वाले क्या है, प्रोडक्ट्स है। ठीक, तो देखो ये कंसाइज वे में लिखने का तरीका है बस। अब इतना लिखने के लिए मुश्किल होती है, इसलिए हम उसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता, एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट, मतलब ये पहले थे, बाद में ये दोनों मिलके ये बन गया बोले जैसा। ठीक, नेक्स्ट देखें। Now this equation is called the word equation. The word equation can be written into chemical equation by writing symbols and formulae of the substance in place of their name। तो अब ये जो था ना, ये वाला था word equation, ये word equation। ठीक, अब इस word equation को हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, Mg plus O2 gives MgO। तो Mg plus O2 gives Mg, ये स्केलेटल इक्वेशन है। अब इसको हम बैलेंस करना रहा तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो 2 नहीं डाल सकते क्योंकि Mg जो है सोना Mg ये +2 रहता, ऑक्सीजन -2 रहता, यहाँ 2 नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे 2 डालना पड़ता हमारे को। ये 2 डाल दिए तो ऑक्सीजन डबल हो गया, लेकिन मैग्नीशियम में बैलेंस हो गया, तो मैग्नीशियम को भी बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगा देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखेंगे। राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, अब इसको केमिकल इक्वेशन कैसा लिखते हैं देखो। फर्स्ट, द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड द फॉर्मूले ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विद द प्लस साइन बिटवीन देम। तो अगर 2 रिएक्टेंट्स है ना, 2 रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, एरो के लेफ्ट तरफ में लिखते हैं, और बीच में उनके क्या रहता, प्लस सिंबल रहता उन दोनों के बीच में। ठीक, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और ये जो आ रहा है ये हो गया हमारा प्रोडक्ट।
नेक्स्ट, द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस formed products are written on the right hand side of the equation with a plus sign between them. अब हो सकता है कि इसके साथ और एक भी आ जाए, जैसे कि पिछला वाला देखें हम, क्या देखें, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड NaSO4 Na2SO4 प्लस BaCl2 का देखें हम, इधर भी दो आए क्या रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट्स भी इसके दो ही आ रहे थे, क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो अब ये दोनों भी क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। अब इनके बीच में भी क्या लिखे हम, प्लस लिखे, ठीक। और हम क्या लिख रहे हैं, इनका फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, वर्ड इक्वेशन में नहीं लिख रहे हैं उसको। नेक्स्ट देखेंगे, एन एरो इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में एक एरो लिखा जाता है। एरो क्या बताता कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हुआ हुआ है। अगर रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है तो क्या करते हैं हम, ये एरो टू साइडेड एरो डालते हैं, इधर भी इधर भी, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मतलब जैसे कि ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में इन दोनों को मिला के हमारे को ये प्रोडक्ट आया। अगर वापस से हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो टू साइडेड एरो डालते हैं, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वन साइडेड एरो ही डालते हैं, ठीक। नेक्स्ट, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो मेंशन्ड इन द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम उसका फिजिकल ये भी लिखते हैं। फिजिकल मतलब ये कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, और गैस है तो G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका फिजिकल स्टेट भी लिखा जाता है उसी के साथ, सॉलिड लिक्विड गैस में कौन सा है। नेक्स्ट, द अपवर्ड एरो डिनोट्स द एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड द डाउनवर्ड एरो डिनोट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अगर ऊपर वाला एरो है तो इसका मतलब ये इवॉल्व हुआ, गैस इवॉल्व्ड। अगर डाउनवर्ड एरो रहा तो ये डिपॉजिटेड, ठीक, प्रेसिपिटेट, सॉलिड कोई सब्सटेंस बन गया और नीचे जम गया, या ऊपर भी तैरा तो सॉलिड सब्सटेंस बन गया बोले जैसा, ठीक। अगर इवॉल्व हो गया, चले गया, मतलब एक कंटेनर के अंदर हम कोई चीज ले लिए, उससे निकल गया तो हम क्या बोलते हैं, इवॉल्व बोल के लिखते हैं। और उसी के अंदर जम गया तो डिपॉजिटेड बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता अगर डाउनवर्ड एरो आ गया। जनरल टर्म में स्टूडेंट्स डिपॉजिटेड बोल के लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसा करना है। इसके लिए बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज रहना, अगर बेसिक नहीं भी रहा ना तो बस इतना याद रहना कि डायटोमिक कौन से होते हैं और मोनोएटमिक कौन से होता है, ठीक। जैसे कि मैं भी आपको बता देता हूँ कि डायटोमिक कौन से होते हैं और मोनोएटमिक कौन से होते हैं, बस हमारे को ये याद रख लेना है। अगर ये ब्रिंकल हॉफ याद रख लिया ना तो हमारे को मालूम हो जाता है कि सारे के सारे डायटोमिक है, यानी कि ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है मालूम है, डायटोमिक है। इसका मतलब ब्रोमीन Br2 एग्जिस्ट करता, Br नहीं रहता, ठीक। उन्हें अपने उसके दूसरे ब्रोमीन के साथ एटम का कॉम्बिनेशन बनाता और वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहता है। उसी तरीके से आयोडीन भी I2 एग्जिस्ट करता, नाइट्रोजन भी N2 एग्जिस्ट करता, और क्लोरीन भी Cl2 एग्जिस्ट करता, और हाइड्रोजन भी H2 एग्जिस्ट करता, और ऑक्सीजन भी O2 एग्जिस्ट करता, और फ्लोरीन भी F2 एग्जिस्ट करता। उसी तरीके से बस ये सारे के सारे क्या है, डाई एटॉमिक है। ये डाई एटॉमिक है, डायटोमिक मतलब वो दूसरे के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, जैसे कि एक हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, उसको दूसरा हाइड्रोजन चाहिए, तो इन्हें इसके साथ मिक्स हो जाता और H2 बना देता, H एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, बस इतना मालूम रहना है। और उसके अलावा जो सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होना होता है। जैसे कि सोडियम का +1 है, मैग्नीशियम का भी +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, कैल्शियम का +2, इस तरीके से कुछ एक ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो आपके रीडर में आए हुए हैं उतना भी मालूम रहा तो काफी है। प्रैक्टिस से ही आता है, सडनली नहीं आता, प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए। तो देखोगे, द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन आर इक्वल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। के बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलता है कि जो दोनों साइड इक्वेशन के एटम्स है ना
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स और इन दोनों का मास जो है सो ना बैलेंस रहना, इक्वल रहना, दोनों तरफ मास भी बराबर रहना, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर रहना, तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता कि मैटर को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट स्टेट्स दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते, यानी कि नया मैटर, जैसे कि मैग्नीशियम हम 5 ग्राम ले लिए, ऑक्सीजन 2 ग्राम ले लिए, तो अब ये 7 ग्राम ही होगा, ये कभी भी 6 ग्राम नहीं होगा या 8 ग्राम नहीं होगा, ये 7 ग्राम ही होगा। तो जो मैटर है उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए दोनों तरफ बैलेंस रहना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं टोटल मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का मास और इसका प्रोडक्ट का मास सेम रहना है, जरूरी है। Next, the process of equalizing the atoms of various elements both on either sides of an equation is called balancing the chemical equation. Balancing the chemical equation क्या है, जहाँ पे हम एटम्स को इक्वलाइज करते हैं, इधर ऑक्सीजन के 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही रहना, 2 है तो 2 ही रहना, यहाँ 4 है तो 4 ही रहना, एटम्स को इक्वलाइज करते हैं दोनों की तरफ बैलेंस में। जैसे कि आप तराजू देखते हैं ना, कोई चीज इधर रख दिए तो वजन हो जाता है, फिर उसको डालते हैं, तो उसी तरीके से हमारे को बैलेंस करना है। तो देखो स्केलेटल इक्वेशन क्या है और इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो देखेंगे स्केलेटल इक्वेशन क्या है। स्केलेटल इक्वेशन है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो स्केलेटल इक्वेशन क्या है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको खाली हम आपको अगर बोल दिया उन्हें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल के, तो हम ऐसा ही क्यों लिखना, क्योंकि देखो मैग्नीशियम जो है सो ना वो मेटल है, मेटल एग्जिस्ट करते हैं मोनोएटॉमिक में, अक्सर मेटल जैसे कि आयरन कैल्शियम में सारे मोनोएटॉमिक में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि डायटोमिक है वो O2 ही एग्जिस्ट करता है, तो हमारे को क्या करना पड़ता है Mg प्लस O2 ही लिखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर 2 हो गया, हम लिखेंगे मैग्नीशियम इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड कितना है, वो भी 1 है, तो ये हम समझो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख रहे हैं, दोनों तरफ 1 1 स्टार्टिंग में। फिर देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2 है, और राइट हैंड साइड कितना है, 1 है, तो अब हमको क्या करना पड़ता, बैलेंस करना पड़ता। कैसा, इसको अगर मैं 2 डाल दूं, यहाँ पे 2 तो नहीं डाल सकता क्योंकि मैग्नीशियम भी +2 है, ऑक्सीजन -2 है, ऑलरेडी बैलेंस है। हम ऐसा क्यों नहीं डालना स्टूडेंट्स, MgO2, ये इसलिए नहीं डालना क्योंकि मैग्नीशियम जो है सो ना +2 है, ऑक्सीजन -2 है, तो -2 2 -4 होता, फिर से इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक, जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पता है उनको मालूम होता। तो देखो 2 MgO आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम डबल हो गया, इधर मैग्नीशियम 1 हो गया, तो अब यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूं, तो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। पहले क्या था, ये स्केलेटल इक्वेशन था। ये इक्वेशन रॉन्ग है क्या, ये भी रॉन्ग नहीं है, बस ये स्केलेटल इक्वेशन है। जैसे कि हमारे को फॉर्मूले में कोई चीज डाले तो दोनों तरफ बराबर बराबर मास वजन रहना, उसी तरीके से ये दोनों तरफ बराबर बराबर मास है। क्या ये इक्वेशन रॉन्ग है क्या, जो हम पहले लिखे थे Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये भी करेक्ट ही थी। इसका मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड करेक्ट है, इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, बस खाली मास कम ज्यादा है, एटम्स कम ज्यादा है, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या बैलेंस करना है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये है इसका स्केलेटल इक्वेशन। ठीक, तो अब हमारे को इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करना रहा तो क्या करना, देखो हम क्या कर लेना, एक छोटा सा टेबल बना लेना, ठीक, और उस टेबल में यहाँ पे लिखना है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लिखना है RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो इधर कौन सा भी हम है ले रहे हैं, जैसे कि आयरन ले रहे हैं, आयरन कितना है, इधर 1 है, इधर कितना है आयरन, यहाँ पे 3 दिख रहा, 3 है। ठीक, फिर ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड कितना है, 4 है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन दूसरा इम्बैलेंस है, तो अब हमारे को क्या करना पड़ता, ऑक्सीजन भी बैलेंस करना पड़ता, हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ता, और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड बराबर करना पड़ता। तो देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे इससे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को अगर हम
लेफ्ट हैंड साइड 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या, जैसे कि ये ऑक्सीजन को इंटू 4 करा मैं, 1/4 4, अब इधर बैलेंस हो गया क्या, यस बैलेंस हो गया। लेकिन ये जो हाइड्रोजन थे ना वो इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कैसे इम्बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन जो है सो ना पहले 2 था अब 8 हो गया, तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता, इंटू 4 करना पड़ता, तो अब ये इधर भी इंटू 4 इधर भी इंटू 4, तो राइट हैंड साइड में ये इंटू 4 मेरे को यहाँ पे 4 लगाना पड़ता। ठीक, अब क्या बचा, अब बचा आयरन, आयरन यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा, तो इसको भी आप इंटू 3 कर लो, ये 3Fe, तो अब ये स्केलेटल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस इक्वेशन कैसा दिख रहा देखो, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2 ये बन गया अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, ऐसे छोटा टेबल बना के, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अदरवाइज आप वहां लिखते गए तो ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता। पहले स्टार्ट करना स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करना हमारे को, स्टार्ट विथ बैलेंसिंग ऑक्सीजन, पहले ही जाके आयरन वगैरह को नहीं करना, start with balancing oxygen and then hydrogen and then rest of the other substance। बाकी के दूसरों को बाद में करना, ठीक, दूसरे आइटम्स को बाद में करना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे देखो AgCl plus AgCl2, तो देखो स्केलेटल इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, AgCl gives Ag plus Cl2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे Cl2 ही क्यों लिखे, इसको Cl लिख देते, यानी कि अगर हम ऐसा अगर Cl लिख देते तो ये ऑलरेडी बैलेंस था ऑलरेडी, Ag plus Cl gives AgCl। तो हमारे को अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि ब्रिंकल-हॉफ में डायटोमिक पूरे में मेंशन करा कौन से, उसमें क्लोरीन भी आता, तो क्लोरीन Cl एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन एग्जिस्ट करता Cl2 ही। तो अब हमारे क्लोरीन को अगर बैलेंस करना है इधर, तो यहाँ पे Cl2 तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जो Ag है और Cl है इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका -1 अभी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमारे क्या करना पड़ता, इधर 2 लगाना पड़ता, यहाँ 2 नहीं लगा सकता, यहाँ 2 लगा दिया। अब Ag क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो Ag में इधर बैलेंस कर दिया, तो अब इधर भी Ag भी बैलेंस हो गया और Cl2 भी बैलेंस हो गया। ठीक, तो 2AgCl gives Ag plus Cl2। नेक्स्ट देखेंगे Al plus O2 gives Al2O3, Al plus O2 हमारा स्केलेटल इक्वेशन है, Al plus O2 gives Al2O3। तो अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बराबर आ जाता क्या, क्योंकि 3 2 6 होता और 2 3 भी 6 होता, तो इसको मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, ठीक, 2 लगा दिया तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे 3 लगा दूं तो ये भी 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम इम्बैलेंस हो गया, तो एल्यूमिनियम को मैं यहाँ पे 2 2 एल्यूमिनियम 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दूं क्या, यस 4 लगा दिए, तो अब ये बैलेंस हो गया। तो केयरफुली देखो स्टूडेंट, पहले था Al plus O2 gives Al2O3, ये इसका प्रोडक्ट है। अब ये ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 3 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को मेरे को बैलेंस करना है, तो 2 3 6 3 2 6, इसका 3 इधर लगाओ, इसका 2 इधर लगाओ, ठीक। अब ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, लेकिन इम्बैलेंस कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है 2 2 4 है, तो इधर 4 लगा दिए तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, बस इतना ही है, उसके आगे देखेंगे, हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। देखो स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बोल के क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से, या फिर जो हाउ शुड वी गेट टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, वो वाला क्वेश्चन भी आ सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यहीं से आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से ही। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ से याद रखना है कि कौन सा रिएक्शन को कैसा डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन याद रहना नंबर 1, और उसके एग्जांपल्स भी याद रहना है। तो देखेंगे नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका नाम में ही छुपा हुआ है कंबाइन। कंबाइन किसको बोलते हैं, हम दोनों को मिलाने को बोलते हैं, ठीक, दोनों को मिलाने को कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना दिए तो क्या बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना। एग्जाम्पल इसके कौन से है, बर्निंग ऑफ कोल, कोल ये क्या है, कोक है, कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड।
ये दो थे, ये एक था, ये एक था, अब ये क्या हो गया सिंगल प्रोडक्ट, मतलब दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या आ रहा सिंगल प्रोडक्ट आ रहा। ठीक, उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक क्या बना रहा प्रोडक्ट। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH2 प्लस हीट। ये वाला वो वाला रिएक्शन है जो रॉन्ग हो गया था। इसके अंदर देखो दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे एक प्रोडक्ट बन रहा। ठीक, नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एक्सो का मतलब होता आउट, थर्मिक का मतलब होता हीट। तो मतलब इन्हें क्या दे रहा बाहर हीट दे रहा। इसके नाम से याद रखना स्टूडेंट्स, अगर हम इसका मेमोराइज करने की कोशिश करें तो मुश्किल हो जाता, तो हमारे क्या करना है नाम से ही याद रखना है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। एग्जाम्पल इसी इन तीनों में से कौन सा भी एक याद रख लो, ये इजी है। वाटर और ऑक्सीजन, इसका CO2 का कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये आसानी से आप याद रख सकते हैं। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर H2O, ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो स्केलेटल इक्वेशन लिख देना भी काफी रहेगा, बैलेंस रखो या मत रखो, फिर भी बैलेंस लिखना बेटर है एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट। ये बाहर हीट देने वाला रिएक्शन है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, बाहर दी जा रही है हीट, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा और हीट भी बन रही। तो अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ये पिछला वाला थर्ड वाला लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं बिल्कुल। इसमें देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या रहता है आपको मालूम है, मीथेन रहता है। ये मीथेन है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सर इसको कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। आपको दो रिएक्टेंट्स मिला के एक प्रोडक्ट बनाना है, एक या दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या इसको हम एक्सोथर्मिक में लिख सकते हैं? यस बिल्कुल इसको एक्सोथर्मिक में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हीट आ गया है। तो हमको केमिकल रिएक्शंस केयरफुली देखना है और किस में लिख सकते हैं वो भी देखना है, मीनिंग देखना है, मीनिंग देख के डिफाइन भी करना है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज के लिए क्या लिखेंगे? एक्सोथर्मिक लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो ये है आपको जो रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन है ना, रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है बोल के कैसा मालूम हुआ? तो देखो हम अपने सांस वगैरह देखते हैं कि अंदर से सांस गर्म आती, तो इसका मतलब जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है वो गर्म आती, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये एक एक्सोथर्मिक है, इसीलिए हमारी जो सांस है वो गर्म महसूस होती है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई? बिकॉज हीट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, ये क्या है? ग्लूकोज है, in the presence of oxygen forms carbon dioxide, water and energy। ये आपको इसमें भी लिखना है, रेस्पिरेशन वाले इसमें भी लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे डीकम्पोजिशन। अब ये डीकम्पोजिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल है। डीकम्पोजिशन कौन से है? थर्मल डीकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक है, फोटोलाइटिक है, तो उसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए डीकम्पोज का मतलब डीकम्पोज, एक कॉम्प्लेक्स को अलग अलग कर देना। सिंगल रिएक्टेंट रहता और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वो चेंज हो जाता। तो देखो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा, दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे पहले ए ही था, वो ए चेंज हो रहा, इसमें बी प्लस सी में चेंज हो जा रहा, दो में। ठीक, तो देखेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन देखेंगे। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन तो हो गया। अब ये किससे होगा? अगर हीट से हुआ तो थर्मल हुआ, लाइट से हुआ तो फोटोलाइटिक हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी से हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक हुआ। ठीक, थर्मल डीकम्पोजिशन देखेंगे, ये हीट की वजह से हो रहा, हीट की वजह से हो रहा। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग की वजह से डीकम्पोजिशन हुआ तो उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जांपल देखो, आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, उसको हीट कर दिए तो क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड बन गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। पहले क्या था? ये आयरन सल्फेट था। ठीक, इसमें फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट रहता, आपको जरूरत नहीं है, बस इसको आयरन सल्फेट बोल के याद रखना। आयरन सल्फेट से क्या बनता? आयरन ऑक्साइड बनता। आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, पहले ये ग्रीन कलर में था, बाद में इसका रेड ब्राउन कलर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखो, ये आप याद रखेंगे तो ये इजी रहता। क्यों? क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर इजी हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब इसमें कैल्शियम भी है, कार्बोनेट भी है, तो इजी आपको याद रखने के लिए होता। कार्बोनेट का Ca का जो है ना कैल्शियम हो गया, और कार्बोनेट का क्या हो गया? CO2 हो गया। ठीक, तो अब और एक ऑक्सीजन बचा, और एक ऑक्सीजन इसका यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड क्या रहता? हम स्टार्टिंग में देखे
क्विकलाइम होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या रहता, वो स्लेक लाइम होता। नेक्स्ट देखेंगे लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में क्या हो रहा, लेड ऑक्साइड बन रहा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन रहा। और एक चीज यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स के साथ आता, ठीक, इसकी लपटें ब्राउन कलर की रहती। फिर लेड ऑक्साइड, ये क्या था, लेड नाइट्रेट। हमारे को अगर थर्मल डिकम्पोजिशन में कोई एग्जांपल पूछ लिया तो ये एग्जांपल लिखना बेटर है। थर्मल मतलब हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है ऑब्वियसली। सबसे इसका एग्जांपल है वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारे पास डायग्राम भी है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखना है इसमें। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से वो डिकम्पोज हो गया तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वो क्या है एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करे और दोनों आप देखें वो एक टेस्ट ट्यूब्स, उल्टे टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी कलेक्ट होता। और एक क्वेश्चन भी उसमें से आता कि हाइड्रोजन गैस डबल क्यों हुआ, क्योंकि वाटर के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, इसीलिए हाइड्रोजन डबल कलेक्ट होता है। ठीक, ये H2O इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो रहा, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या क्या बन रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा। ठीक, यहां पे है देखो उसका ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम है। ठीक, इसमें क्या करे हुए मालूम है, यहाँ पे हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हुए हैं, इसके अंदर वाटर है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हुए हैं। टेस्ट ट्यूब्स लेके इसके अंदर जो है सो ना 2 ये रखे हुए हैं, बाहर से बैटरी को कनेक्ट करे हुए हैं और एक साइड एक एंड जो है सो ना कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड क्या रहता, नेगेटिव रहता और एनोड क्या रहता, पॉजिटिव रहता बैटरी का। ठीक, उसको कनेक्ट करे हुए हम। तो होता क्या स्टूडेंट्स, ये जो H2O है ना, H2O, इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछता कि बताओ H2 किधर कलेक्ट होगा, कैथोड पे कनेक्ट होगा या एनोड पे कलेक्ट होगा, और बताओ O कहाँ कलेक्ट होगा, ये एनोड पे होगा या कैथोड पे होगा। तो देखना स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन जो है सो ना नेगेटिव रहता, तो इन्हें किधर कलेक्ट होगा, एनोड की प्लस, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट होता किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो O2 विल बी कलेक्टेड एट एनोड। तो अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या रहता, हाइड्रोजन प्लस रहता, तो किधर जाएगा, उन्हें नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो H विल बी कलेक्टेड एट कैथोड। ये 2 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स इसमें से, इलेक्ट्रोलाइसिस में से। एक ये आ सकता कि कौन से इस पे कैथोड पे या एनोड पे कौन से टर्मिनल पे कलेक्ट हो रहा बोल के, एक ये क्वेश्चन आ सकता। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता कि अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा कौन सा रहेगा और क्यों रहेगा बोल। ज्यादा कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का, इसीलिए हाइड्रोजन गैस डबल कलेक्ट होगा इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखो, प्योर वाटर इज ए pure water is a bad conductor of electricity, so to carry out electrolysis it is essential to add few drops of dilute hydrochloric acid before the electrolysis। जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बैड कंडक्टर रहता, इसलिए हमारे को कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाना रहता। आप सॉल्ट भी डाल दिए तो चलता, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले। तो गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज हाइड्रोजन एंड एट एनोड इज ऑक्सीजन। तो कैथोड पे गैस कौन सी कलेक्ट होती, हाइड्रोजन कलेक्ट होती, और एनोड पे क्या होती, ऑक्सीजन कलेक्ट होती। नेक्स्ट देखेंगे, वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एज ए कंपेयर टू 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट बाय वॉल्यूम, हेंस द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट 1 इलेक्ट्रोड इज डबल द अनदर। अभी जो बताया ना बस वही है, क्योंकि वाटर के अंदर 2 एटम्स रहते हैं हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का रहता है, इसलिए जो हाइड्रोजन का अमाउंट रहता वो डबल रहता, वॉल्यूम दुगना कलेक्ट होता। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक मतलब लाइट की वजह से होने वाला। When decomposition is carried out in the presence of sunlight, सनलाइट की वजह से अगर कोई डिकम्पोजिशन हो गया तो उसको बोलेंगे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखो, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये पहले व्हाइट रहता, बाद में क्या हो जाता, ग्रे कलर में चेंज हो जाता, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो लाइट क्या करता मालूम है, सिल्वर क्लोराइड AgCl को कन्वर्ट कर देता किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग कर देता, इसीलिए जो पहले व्हाइट था वो बाद में क्या हो जाता, ग्रे कलर में
हो जाता। ठीक, इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनता है। सिल्वर ब्रोमाइड जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी। नेक्स्ट देखो, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज में आता था या अभी भी आता, पता नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो अब ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, ये यूज में नहीं है। अब कलर फोटोग्राफ से इतने आ गए, फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट ही धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि डिजिटल फोटोग्राफ आने की वजह से ये जो फिजिकल फोटोग्राफ्स हम देखते थे पेपर के ऊपर जो प्रिंट आता था उसके ऊपर ये है। नेक्स्ट देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द रिएक्शंस, एंडो मतलब अंदर, इनसाइड, ये इनसाइड बोलते हैं। थर्मिक मतलब हमारे मालूम है हीट, थर्म आ गया तो समझ लेना हीट है। तो एंडोथर्मिक में क्या होता? हीट अंदर ले ली जाती। देखो, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर ऑल कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, अगर कोई भी रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए उसको या तो लाइट लग रही या हीट लग रही या कोई भी चीज लग रही, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा, तो ऐसे को बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। यूजुअली हीट के फॉर्म में ही वो ये होता। तो देखो इसका ये रिएक्शन याद रहना, जैसे कि एक्सोथर्मिक का याद है उसी तरीके से एंडोथर्मिक का याद रहना है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि जब कोई भी एक, हम क्या करें मालूम है, एक मेटल लिए दूसरा मेटल लिए, अब इन दोनों मेटल के अंदर एक रहता ज्यादा रिएक्टिव, एक रहता कम रिएक्टिव। हम क्या करें, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल मिला दिए एक कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में, इसमें कम रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट है, इसमें मिला दिए, तो इन्हें क्या करता मालूम है, इसमें से जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है ना उसको अलग कर देता, और इसका जो सॉल्ट वाला पार्ट है ना इन्हें ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले लेता। ठीक, तो देखो द केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its salt solution। तो अब देखो आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन इज मोर रिएक्टिव। हमको मालूम कैसा हुआ? वो रिएक्टिविटी सीरीज याद करना। ठीक, मेटल्स और नॉन मेटल्स में है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म भी है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ऐसा है पूरा शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक और वो सारी चीज़ें हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे को मालूम होना है कि यहाँ पे देखो कॉपर और सिल्वर और गोल्ड ये आखिरी के कम लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से। ठीक, ये ऊपर जो है सोना आयरन वगैरह और जिंक वगैरह ये थोड़ा मीडियम रिएक्टिव और ये वेरी हाई रिएक्टिव वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आयरन है और यहाँ पे है कॉपर, तो Fe is more reactive than Cu। तो अब क्या करेंगे मालूम है, आयरन क्या करेंगे, कॉपर के सॉल्ट में से कॉपर को अलग कर देगा। तो यहाँ पे कॉपर के सॉल्ट में से कॉपर को अलग कर देगा। पहले क्या था, आयरन है और कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट है। ठीक, ये सल्फेट की जगह नाइट्रेट रहा तो उसको भी अलग कर देगा। तो कॉपर सल्फेट में से क्या कर दे रहा हूँ, कॉपर को अलग कर दे रहा। ठीक, और ये जो सॉल्ट वाला पार्ट है कौन ले ले रहा? आयरन ले रहा। इसी को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसी को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका भी सॉल्ट पहले रहना तो इन्हें सॉल्ट उसको दे देता, उसका सॉल्ट इन्हें लेता, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो यहाँ जिंक और ये कॉपर है, ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही मालूम है, घट रही। यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक देखो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट। यहाँ पे जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है, यहाँ कॉपर सल्फेट है। और ये जो सल्फेट वाला पार्ट है, सल्फेट वाला पार्ट कौन ले लेता, सल्फेट वाला पार्ट ले लेता जिंक। जैसे कि यहाँ जिंक सल्फेट बना दिया, कॉपर को क्या कर देता, कॉपर को सेपरेट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम टू सेम है इसके अंदर, लेकिन सॉल्ट्स एक्सचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स, बस इतना ही होता है इसके अंदर। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। इनके ions जो है ना आपस में एक्सचेंज होते हैं। ions क्या है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर Na2SO4 है ना, Na2SO4, तो ये क्या है, दो पार्ट्स हैं इसके। क्या क्या दो पार्ट्स हैं, ये Na अलग है, प्लस वाला पार्ट है, ये SO4 अलग है, माइनस वाला पार्ट है। तो अब ये क्या हो गया, आयन हो गया। तो इनको क्या करते हैं, ये वाले आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं, तू मेरे को दे, मैं तेरे को देता हूँ। तो जो ये सोडियम सल्फेट है, एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड है, ये वाला एग्जांपल
आपको याद रखना है प्रेसिपिटेट वाला एग्जांपल, प्रेसिपिटेट में भी लिख सकते हैं इसको एग्जांपल के तौर पर, और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट में भी एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। इसको पक्का याद रखना है हमारे को इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फाइड इज फॉर्म सो इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसके आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन ये प्रेसिपिटेट भी फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। कौन सा याद रखना, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का क्या बनता, बेरियम सल्फेट बनता जो कि प्रेसिपिटेट है, और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाता उसका। ठीक, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स भी है, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक, ये हमारे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ से स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी टॉपिक से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उसको मेंशन कर दे रहा हूँ। तो देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वैसे एक सिंगल ऑक्सीडेशन भी हो सकता और रिडक्शन भी हो सकता। तो देखो, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, लॉस हो गए। ठीक, और रिडक्शन किसको बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। कैसा हो रहा, देखो यहाँ Cu है और O2 है, तो क्या बन जा रहा, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल जा रहा, तो क्या बन रहा, CuO। ठीक, नेक्स्ट, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं स्टूडेंट्स, CO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। अब इसमें से रिड्यूस कौन सा हुआ और ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, ये क्वेश्चन पूछता। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये क्या हो गया इधर जाके, ये हो गया रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक, इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रहता है, जिसमें से ऑक्सीजन चला गया वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और जिसमें से ऑक्सीजन ऐड हो गया वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, तो CuO इज रिड्यूस्ड एंड H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो, रिडक्शन क्या है, इट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम बाय अनदर एटम और मॉलिक्यूल। इसको आप ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख के भी आप जनरली जो याद करें ना फॉर्मूला, वो भी लिखना काफी है। जैसे कि ऑक्सीडाइज मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरीके से इसका उल्टा प्रोसेस होता, अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन हो जाता और ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडाइज हो जाता। हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीडाइज हुआ जैसा, हाइड्रोजन आ गया तो रिड्यूस हुआ जैसा, ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीडाइज हुआ जैसा, ऑक्सीजन निकल गया तो रिड्यूस हुआ। तो ये भी याद रखना है, जो ऑक्सीजन का होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट हाइड्रोजन से होता। एक एग्जांपल आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर है इसका, सेम टू सेम। H उसके अंदर से अगर ऐड हो गया तो कैसा हो जाता, वो रिड्यूस हुआ जैसा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता। जैसे कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, बाद में ये बन रहा है, तो ये क्या हो गया, अब इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें क्या ऐड हो गया, H ऐड हो गया, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ। ठीक, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, CO ये हो गया। देखो, इन दिस रिएक्शन Cu इज रिड्यूस टू Cu, यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया, और H2 इज ऑक्सीडाइज, H2 ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, H2। तो कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, ये याद रखना है केयरफुली, कौन सा रिड्यूस हुआ कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे याद रखना है। Next one. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced. Such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reactions. जिसके अंदर एक रिड्यूस हो जाए, एक ऑक्सीडाइज हो जाए, साथ में ही एक ही टाइम पे दोनों हो जाए, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसका शॉर्ट फॉर्म है रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन में रेड और इसका ऑक्स, तो रिडॉक्स रिएक्शन इसका नाम है, क्योंकि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रहा, रिड्यूस भी हो रहा। यहाँ पे देखो, एक मैंगनीज डाइऑक्साइड का एक एग्जांपल है, प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या हो जा रहा, ऑक्सीजन उधर चले जा रहा और मैंगनीज क्या हो जा रहा, रिड्यूस हो जा रहा, तो Mn प्लस Cl2 प्लस H2O बन रहा। ठीक, तो अब ये क्या हुआ, रिडक्शन हो गया किसका, इसका। ऑक्सीडाइज किसका हुआ, इसका रिडक्शन हो गया। ठीक, ऑक्सीडाइज क्या हो गया, ऑक्सीडाइज Cl2 हो गया। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ।
कोरोजन, ये हमारे को मालूम है कोरोड कौन से भी होते हैं, अगर रस्टिंग रहा तो सिर्फ आयरन में होता, जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी कोरोड होते हैं। कोरोजन किसको बोलेंगे, धीरे धीरे उनकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाना, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाना और उनके अपर लेयर जो है सो ना डिटेरियोरेट होना। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर डिटेरियोरेटेड बाय एक्शन ऑफ एयर, एयर के एक्शन की वजह से, और मॉइस्चर, केमिकल्स एक्सेट्रा, या तो एयर की वजह से हो रहा है या मॉइस्चर की वजह से यानी कि नमी की वजह से हो रहा, या फिर कोई केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा, उसको डिटेरियोरेट हो रहा है, यानी कि उनकी एबिलिटी खत्म हो जा रही है, उनकी स्ट्रेंथ भी खत्म हो जा रही है और धीरे धीरे वो गल जा रहा है। इट इज redox reaction where metal gets oxidized and metal oxide and oxygen gets reduced to oxide ion। ये भी क्या है, redox reaction है। इसमें मेटल क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे कि पहले आयरन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, और मेटल ऑक्साइड क्या होता, ऑक्सीजन के साथ रिड्यूस हो जाता ऑक्साइड आयन में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर सिर्फ आयरन में हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। जनरली कोरोड दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर भी कोरोड होता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन लेफ्ट इन मॉइस्ट ओपन एयर फॉर सम टाइम गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग का क्वेश्चन आता, जब कुछ टाइम के लिए उसको मॉइस्ट एयर के अंदर रखा जाए तो उनके ऊपर एक पतली लेयर चढ़ जाती और उसको हम बोलेंगे, कौन से कलर की रहती, वो रेडिश ब्राउन पाउडर टाइप लेयर आ जाती है, उसको बोलेंगे रस्टिंग। Similarly, green coating on copper articles and black coating on silver ornaments are other examples of corrosion। Students, इसका आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता के पूछता कि देखो ये कॉपर कैसा हो जाता, कॉपर जो है सो ना कॉपर कौन से कलर में हो जाता, ग्रीन कलर में हो जाता, और सिल्वर कौन से कलर में हो जाता, ब्लैक कलर में हो जाता। पहले सिल्वर ग्रेइश कलर में आता, ठीक, और ये जो ये है ना कॉपर, ये थोड़ा पिंकिश कलर में आता, बाद में क्या हो जाता, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, इसकी वजह से अगेन कोरोजन की वजह से। इसको रस्टिंग नहीं लिखना, रस्टिंग सिर्फ आयरन के केस में। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार आया हुआ है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझो। क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं। हम कैसा रोक सकते हैं रस्टिंग को। नंबर 1, आयरन आर्टिकल शुड बी पेंटेड, इनको पेंट करना। ठीक, द मशीन पार्ट्स शुड बी ऑयल्ड एंड ग्रीस्ड, उसको ऑयलिंग और ग्रीजिंग करते रहना ताकि वो मॉइस्चर को एक्सपोज ना हो। क्यों ऑयलिंग और ग्रीजिंग करते रहना, क्योंकि वो क्या करता है, एक पतला लेयर बना देता है ताकि एयर अंदर तक पहुंच ना सके और मॉइस्चर भी अंदर तक ना पहुंच सके। तो उसको ऑयल डालते रहना और ग्रीस भी उसके ऊपर लगाते रहना। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप शुड बी यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, ये गैल्वेनाइजेशन करना है। गैल्वेनाइज क्या है, एक पतला लेयर चढ़ा देना जिंक का। अब अक्सर हमारे पास जो कीले वगैरह आते हैं वो गैल्वेनाइज्ड रहते हैं, वैसे रहते हैं वो आयरन के, लेकिन गैल्वेनाइज्ड आयरन रहते हैं क्योंकि उसके ऊपर पतली लेयर चढ़ा देते हैं, किसकी, जिंक की। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, आयरन कैन बी कोटेड विद क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन को हम ऊपर उसकी क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हैं, जो अक्सर आप देखेंगे ना गाड़ियों के पीछे जो चमकीले ये रहते हैं, टेल की तरफ लगाए हुए रहते हैं उसको, तो उसको किससे प्लेट करे हुए रहते हैं, क्रोमियम से ही प्लेट करे हुए रहते हैं। ग्रिल्स वगैरह गाड़ियों के जो चमकीले रहते हैं ना, वो सारे के सारे क्रोमियम से ही करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रैंसिडिटी, यहां से भी क्वेश्चन आता, क्या है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट। फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया तो उसको बोलेंगे रैंसिडिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास गंदी स्मेल आती, पंजेंट ओडर या फोल ओडर उसकी आती। प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फोल ओडर एंड टेस्ट, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता और उसके अंदर से गंदी स्मेल आती है। किसके अंदर से, ऑयल और फैट हम घर में जो रख रहे हैं काफी टाइम के लिए रख दिए तो वो क्या हो जाता मालूम है, वो रैंसिडिटी, रैंसिड हो जाता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर गंदी स्मेल आ जाती, अगेन किसकी वजह से, अगेन एयर और मॉइस्चर की वजह से ही होता। एंड टेस्ट इन देम, टेस्ट भी चेंज कर देता। When cooked food items are placed for a long time, they become rancid and unsuitable for consumption। Students, बहुत टाइम तक अगर हम तली हुई चीजों को रखे, पैक्ड करके भी रख दिए, तो उसके अंदर एक स्मेल आ जाती काफी टाइम तक। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और उसकी स्मेल भी खराब हो जाती है। इसीलिए जो चिप्स वगैरह हैं उसको आप काफी टाइम के बाद नहीं खाना, फ्रेश चिप्स खाए तो बेटर रहता। उन्होंने क्या करते हैं, उसके अंदर गैस वगैरह भर के देते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो। तो देखो, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसा बचा सकते हैं हम, जितने भी मटेरियल्स हैं उसको, खाने के मटेरियल्स को कैसा बचा सकते हैं। नंबर 1, स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में फूड को स्टोर करना। और स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जहां पे एयर ना जा सके, ऐसे इसके अंदर ये करना है जहां पे एयर ना जा सके, एयर एंटर ना हो सके, एयर टाइट कंटेनर में पूरा पैक हो जाए। फिर नेक्स्ट, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू द
फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और केमिकल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में आपके हल्दी हो गया या अदरक लहसुन हो गया, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। नेक्स्ट, स्टोरिंग द फूड इन फ्लश बैग्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो एक गैस के अंदर हमको फूड स्टोर करना है, जैसे कि जो पैकेट ऑफ चिप्स है उसको गैस अंदर डाल के देते हैं। कौन सी गैस रहती है, वो नाइट्रोजन रहती। क्या करने के लिए, प्रिवेंट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना, ऑक्सीजन अंदर जाने नहीं देना। वो एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। कैसा काम करता है, अगर कुछ उसके अंदर है भी है ना, तो ये नाइट्रोजन क्या करता मालूम है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो अब क्या हुआ, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। तो इसको अगर वीडियो अच्छा है तो इसको शेयर कर दीजिए, जितने भी एसएसएलसी के ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।